नमस्कार, मैं आकाश पाठक आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम MPPSC फाइल्स जो सीरीज चल रही है, हमारा सीज़न 1 एपिसोड 1 जो है आ चुका है और ये है एपिसोड 2। और एपिसोड 1 जहां ख़त्म हुआ उसके आगे की स्टोरी जो है हम इसमें समझेंगे। यानी अभी तक हमने एपिसोड 1 में जो देखा था उसको हम शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। और हमने यहाँ पे लास्ट में आपको बताया हुआ था कि जो दो लोग थे, दो कैटेगरी थी, एक 398 की और एक 34 कैंडिडेट्स की। और ये जब गए वहाँ पे और याचिका नंबर 4783/23 ये लगाई गई, तो यहाँ जो प्रमुख मांग थी 34 लोगों की कि उनको इंटरव्यू में शामिल किया जाए और 398 जो विद्यार्थी थे उनकी मांग थी कि उनको शामिल किया जाए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से लगाया गया। यहाँ एक सवाल और उठाया गया याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा। वो सवाल ये था कि जो 23,828/2022 पिटीशन थी, इस पिटीशन में जो डिसीजन दिया गया था 29/11/2022 को, इस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। इसका अकॉर्डिंग रिजल्ट क्यों नहीं आया है? क्योंकि इस डिसीजन में जो कहा गया था MPPSC ने उसको फॉलो नहीं किया। ये सवाल उठाया गया। ओके, कि जो 18 मई को रिजल्ट आया, 18/5/2023 को, जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मेंस का रिजल्ट जारी किया गया, उस रिजल्ट को, है ना, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जारी नहीं किया गया। तो फिर कैसे कर दिया? क्या था जजमेंट में? इस जजमेंट में ये कहा गया था 29/11 को 4 कैटेगरी बना दी थी अलग अलग तरीके की। और ये कहा गया था कि उसमें एक कैटेगरी थी 1918 की, 1918, और एक कैटेगरी थी स्पेशल मेंस की। स्पेशल मेंस की कितने थे? 2721 विद्यार्थी। और 29/11/2022 के जजमेंट में कहा गया था कि ये 1918 और स्पेशल मेंस में जितने व्यक्ति सिलेक्ट होंगे, इन सिलेक्ट कैंडिडेट का 1918 के साथ नॉर्मलाइजेशन करके मर्ज करके रिजल्ट जारी करना था। लेकिन MPPSC ने क्या किया? MPPSC ने जो रिजल्ट जारी किया 18/5/2023 को, और इसमें इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने थोड़ा सा, जो कह सकते हैं कि माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसको सही से पालन न करते हुए उसमें थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया इन्होंने। क्या मॉडिफाइड कर दिया? जजमेंट में कहा गया था कि 1918 और प्लस वो कैंडिडेट जो स्पेशल मेंस में सिलेक्ट होंगे। अब वो सिलेक्ट कैंडिडेट कितने भी हो सकते हैं, हम मान ले रहे हैं उनकी संख्या है X, ठीक है? तो 1918 और जो X होंगे इनका नॉर्मलाइजेशन करना था। और ये X कहां से सिलेक्ट होंगे? 2721 जो स्पेशल मेंस होगी, इस में से जो सिलेक्ट होंगे इनका क्या करना था? नॉर्मलाइजेशन करना था। और उसके बाद में क्या करना था? रिजल्ट जारी करना था। बट किया क्या MPPSC ने? MPPSC ने किया कि जो 2721 विद्यार्थी थे, ये साथ में पूर्व में 21 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में जितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किए गए थे, यानी कि 10,767 विद्यार्थी, और इन दोनों को मिला के नॉर्मलाइजेशन लगा के और उन्होंने क्या किया? रिजल्ट को जारी किया। इस बिंदु को उठाया गया कि ऐसा जो है जजमेंट वो 29/11 को तो नहीं दिया गया था। हर्षिजन वर्सेस स्टेट ऑफ MP में ये जो केस था, इस केस में
यहां पे स्पष्ट कहा गया था कि 1918 और जो भी 2721 में चयनित होंगे इनका नॉर्मलाइजेशन करना है। आपने क्या किया, 2721 के साथ में 10,767 लोगों को नॉर्मलाइज करके रिजल्ट जारी कर दिया, जो कि नहीं करना था। आपने पूरा मेंस का जो रिजल्ट था 1918 जिसमें चयनित हुए थे 31/12/2021 का, इस रिजल्ट को आपने क्या कर दिया, रद्द कर दिया पहले तो, ठीक है। इसको जब आपने रद्द कर दिया, इसको जब आपने रद्द कर दिया, रद्द करने के बाद में आपने एक नॉर्मलाइजेशन के बाद में रिजल्ट जारी किया, और उस रिजल्ट में आपने क्या किया, 10,767 विद्यार्थियों के साथ में मर्ज करके नॉर्मलाइज करके रिजल्ट जारी किया। इस बिंदु पर कोर्ट ने बड़े अच्छे से इस पे पूरा जजमेंट दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि आपको जो करने के लिए कहा गया था आपने वो ना करके इसके बाहर जाते हुए आपने कई चीजें कर दी। इसमें अब हम थोड़ा जजमेंट में आएंगे, और इसमें जो जजमेंट है वो जजमेंट है पैरा नंबर 28 पे। पैरा नंबर 28 पे आते हैं, और पैरा नंबर 28 में क्या है, पैरा नंबर 28। ओके, पैरा नंबर 28 में लिखा गया है कि वन थिंग इज क्लियर दैट व्हाट वाज द फोरबिडन बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ हर्षित जैन कुड नॉट हैव बीन डन बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2। जो कहा गया था इस केस में, इस जजमेंट में, वो एमपीपीएससी यानी जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 था उसने उसका पालन नहीं किया। बाय यूजिंग रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर मर्जर एंड नॉर्मलाइजेशन विथ 2721 eligible candidates of reserve category, respondent number 2 has travelled beyond the direction given by the coordinate bench of this court in the case of Harshit Jain Supra. In the light of order passed in the case of Harshit Jain, respondents could have applied the doctrine of merger and the normalization by taking list of 1918 candidates who were already cleared the eligible for interview with list of candidates who were declared successful in the special means examination। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसा बेंच ने कहा था हर्षित जैन के केस में, आपने उसके बाहर जाते हुए आपने क्या किया, जो ऐसा रिजल्ट बनाने के लिए कहा गया था आपको कि आपको क्या करना है, आपको 1918 प्लस जो 2721 में बच्चे चयनित होने थे, जो एक्स कैंडिडेट हम मान के चल रहे हैं, इनका नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट बनाना था, जो कि आपने नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन बाय टेकिंग लिस्ट 1918 कैंडिडेट्स हु वर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू विद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन अ स्पेशल मेंस। और स्पेशल मेंस में जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनके साथ में आपको करने के लिए कहा गया था। बट रिस्पोंडेंट नंबर 2 अप्लाइड डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर एंड नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, एमपीपीएससी ने क्या किया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ नॉर्मलाइजेशन है इसको क्या कर दिया, प्रीवियस स्टेज से लागू कर दिया। यानी कि जो सबसे पहला मेंस का रिजल्ट था, जो सबसे पहली मेंस हुई थी, उस मेंस में जितने अभ्यर्थी थे उनके साथ में कर दिया। तो प्रीवियस स्टेज विच इज बैड इन लॉ, और जो बेंच ने कहा था उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने नहीं किया। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, प्रीवियस स्टेज से लागू कर दिया। क्लियर, आगे देखते हैं इसमें 28 में। तो 28 पैरा क्या कहता है, 28 पैरा कहता है कि इन्होंने अपनी सीमा से बाहर जाते हुए जजमेंट में जैसा कहा गया था वैसा न करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, प्रीवियस स्टेज से लगा दिया। यानी कि इन्होंने 1918 को प्लस एक्स के साथ नॉर्मलाइजेशन न करते हुए 2721 प्लस 10,767 विद्यार्थियों के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट निकाला है। ये सही नहीं है। ओके, उसके बाद में आप आओगे कि पैरा नंबर 28 में जो महत्वपूर्ण बात की गई है, और पैरा नंबर 28 में कहा गया है
कि जो नॉर्मलाइजेशन था इसके बारे में चर्चा की गई, और नॉर्मलाइजेशन में ये सवाल उठाया गया रिस्पोंडेंट जो थे, सॉरी पिटिशनर के जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से, और इसमें एडवोकेट अंशुल तिवारी सर के द्वारा ये पॉइंट उठाया गया था कि उन्होंने काफ़ी जजमेंट का हवाला देते हुए इस बात को कहा, उनके जो सबमिशन हैं वो ऊपर हैं, और उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो सब्जेक्टिव एग्जाम में लागू नहीं होता है। एमपीपीएससी इस बात को खुद स्वीकार कर चुकी थी, और उसने इस बात को वहां पे रिटर्न में रिप्लाई में दिया हुआ भी था। बावजूद इसके एमपीपीएससी ने इस प्रक्रिया को अपनाया। उन्होंने कई केसेस का, संजय कुमार का जो जजमेंट मैंने ऊपर बताया था उस जजमेंट का हवाला दिया यूपीपीसीएस एग्जाम को लेके, जो 300 पेज का जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो किन सब्जेक्ट्स पे लागू होगा। कभी भी कंपलसरी पेपर पे सब्जेक्ट पे लागू वो नहीं हो सकता है। ओके, उसके बारे में इन्होंने सारी चीजें बताई। इस पर माननीय कोर्ट ने कहा, माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये बात यदि एमपीपीएससी को समस्या थी, ये चीज नियम में नहीं थी, तो एमपीपीएससी को वापस से रिट अपील में जाना चाहिए था। अगर ये चीज नियम में नहीं थी तो एमपीपीएससी सिंगल बेंच के जजमेंट को, यदि किसी भी प्रकार के नियमों में दिक्कत आ रही थी तो आपको क्या करना चाहिए था, रिट अपील में जाना चाहिए था। लेकिन आप रिट अपील में नहीं गए, आपकी जगह कौन गया, स्टूडेंट्स गए कोर्ट में। ये क्रिटिसाइज यहां पे एमपीपीएससी को माननीय न्यायालय के द्वारा किया गया है। यहां पे इसको हम एक तरीके से इनडायरेक्टली आलोचना ही देखते हैं, क्योंकि आपको करना क्या था और आपने क्या किया, किसको करना था और किसने किया, और स्टूडेंट्स जाके फिर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप पैरा नंबर 29 को पढ़े होगे, और इसमें यह भी कहा गया है पैरा नंबर 29 में कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और अन्य चीजें थी, ठीक है, जब इनके बारे में माननीय कोर्ट ने कहा कि आप इनकी पूरी जो प्रोसेस आपने अपनाई है इस रिजल्ट को बनाने में, वो प्रोसेस कोर्ट में बताइए, तो इन्होंने उस चीज को भी डिस्क्लोज नहीं किया। एक बंद फॉर्मूले में, सीलबंद लिफाफे में आपने एक फॉर्मूला अकेला वहां पे दे दिया। सवाल यहां पे उठता है कि आपका यदि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लीगल है, बिल्कुल सही है, लागू हो सकता है, तो उसको ओपन करने में क्या बुराई थी, उसको एफिडेविट के साथ में जमा किया जा सकता था कोर्ट में। भाई हम विद्यार्थी हैं, हम लोग इस परीक्षा को दे रहे हैं, एटलीस्ट 2019 के हर एमपीपीएससी के एक्सपीरियंस को जानने का अधिकार है कि जब इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लगाया जा रहा है तो वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, आपने किस नियम पद्धति के तहत उसको एडॉप्ट किया है, कैसे बनाया है, क्या आपने प्राप्तांकों पे लगाया है, या क्वेश्चन के कठिनाई के किस लेवल पे आपने उसको फॉलो किया है, ये तो आपने आज तक बताया ही नहीं है। इसके बारे में पैरा नंबर 28 में दिया गया है, मैं इसको पढ़ता हूं। पैरा नंबर 28, पैरा नंबर 28, ओके। पैरा नंबर 28 क्या कह रहा है, पैरा नंबर 28 में लिखा है, इट इज रियली अनफॉर्चुनेट that in spite of assurance given by this court that the process which was adopted by respondent number 2, यानी एमपीपीएससी के द्वारा जो प्रोसेस अपनाई गई थी, shall not be disclosed and same should be placed before this court,
in the sealed cover. Respondent number 2 decided not to place the same. Under these circumstances, this court was left with no other option but decide the petitioner on the basis of submission made by the counsel for the parties. उन्होंने कहा यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है कि एमपीपीएससी से पूरी प्रोसेस मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने उसको डिस्क्लोज किए बिना बंद लिफाफे में फॉर्मूला और वो दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन को और इस चीज को पहले से ही सिंगल बेंच ने आदेश कर दिया था, उस पे डबल बेंच ने ये भी कहा है, उस पे डबल बेंच ने WA में, ठीक है, उसको WA को खारिज कर दिया था। इस वजह से अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, चूंकि ये मामला पहले से कह दिया गया और ये मामला वर्तमान में डिसाइड करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP नंबर 5817/23 में है। इसलिए अब हम केवल और केवल जो पार्टीज हैं जिनके सबमिशन है इसके आधार पर ही तय करेंगे। अब ये तय नहीं कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है, लेकिन प्रश्न नॉर्मलाइजेशन को लेके यहाँ पे उठाया गया था, प्रोसेस मंगाई गई थी। चूंकि अब वो जो है पहले से कहीं और डिसाइड हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हाई कोर्ट अब उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ओके, अब इसके एक रिलेवेंट पैरा में आते हैं। पैरा नंबर 30, पैरा नंबर 30 पर आप आइए और पैरा नंबर 30 को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपका क्लियर पॉइंट हो जाएगा। ओके, यहां पे जब आप ये पढ़ोगे तो इस पैरा में, पैरा नंबर 30 में मैंने आपको बताया था जो मुद्दा उठाया गया था कि वो परीक्षा जो है उसमें 8750/2022 का जो मुद्दा उठाया गया था कि माइग्रेशन प्रीलिम्स में लागू नहीं होगा। यहां स्पष्ट किया गया कि जो एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा होगी वो पिटीशन नंबर 542/2021 के अनुसार ही करवाई जाएगी, वो वहां पर माइग्रेशन लागू होगा। ये स्पष्ट तरीके से यहां पे किया गया। अब इसके बाद आते हैं हम पैरा नंबर 44 पे। पैरा नंबर 44, ओके, जो पैरा नंबर 44 है उसमें कहा गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, however it is sufficient to hold that aforesaid submission is beyond the scope of the writ petition because coordinate bench of this court in the case of Harshit Jain has already directed for the merger and normalization of marks which is subject matter of SLP 5817/2023 and even otherwise this court in the exercise of power under the article 226 of Constitution of India cannot reopen the order passed by the coordinate bench in the another set of writ petition which was already affirmed by the division bench of this court in writ appeal justice before the Supreme Court. ओके, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया 44 में कि अब चूंकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और इसमें पहले से ही डायरेक्शन हर्षित जैन में दे दिया गया है नॉर्मलाइजेशन और मर्जिंग को लेके, इसलिए इस मुद्दे पर हम आर्गुमेंट या जजमेंट नहीं दे सकते हैं, इसको हम रीओपन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो सबमिशन है उसी को लेके डिसाइड करते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पैरा है आप लोग के लिए, अब आते हैं इस प्रक्रिया में, वो है पैरा नंबर 46। पैरा नंबर 46 से पहले अब हम जाएंगे, पहले चलिए पहले पैरा नंबर 46 को समझ लो, उसमें पूरे जो जजमेंट है उसकी जान इसमें है। पैरा नंबर 46 में इसमें कहा गया है 46 में अकॉर्डिंगली पिटीशन इज आर पार्टी अलाउड, यानी कि जो भी पिटीशन थी और जो भी लोग थे उनको परमिट किया गया, अलाउ किया गया
टू द एक्सटेंट मेंशन अबव ओनली एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड। और एमपीपीएससी से कहा गया, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया एमपीपीएससी को, यह आदेश दिया गया, डायरेक्टेड टू मर्ज एंड नॉर्मलाइज टू लिस्ट। आपको दो लिस्ट करना है, मर्ज करके नॉर्मलाइजेशन लागू करते हुए टू लिस्ट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन। समझते जाना है यहाँ पे, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेंस 1918 कब आया था ये फर्स्ट मेंस का रिजल्ट? 31/12/2021 को, 31/12/2021 को जब ये रिजल्ट आया तो फर्स्ट मेंस रिजल्ट में कितने चयनित हुए थे? 1918। तो यहाँ कहा गया है कि रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट ऑफ स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन, पॉइंट समझना आप, शुरू से बोल रहा हूं मैं, स्पेशल मेंस में सभी लोग जो 2721 हैं उनके साथ मर्ज नहीं करना है, रिजल्ट ऑफ स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि 1918 प्लस जो 2721 विद्यार्थी जिन्होंने स्पेशल मेंस में बैठे, इनके रिजल्ट में जो पास होंगे वो संख्या क्या मानी हमने? एक्स, ये हम मान के चल रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं माना है, ठीक है। तो 1918 और रिजल्ट ऑफ स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन, तो क्या कहता है यहाँ पे? माननीय न्यायालय ने कहा रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू मर्ज एंड नॉर्मलाइज टू लिस्ट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट ऑफ स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन इज डायरेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन द केस ऑफ हर्षित जैन। जैसा हर्षित जैन के केस में कोऑर्डिनेट बेंच ने कहा था, ठीक उसी को फॉलो करते हुए इसका रिजल्ट बनाया जाए। ओके, इससे अब बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो क्या कहा गया कि किसका नॉर्मलाइजेशन होगा, किसका रिजल्ट बनेगा मेंस का? 1918 और 2721 में जो संख्या चयनित हुई है, एक्स संख्या मान ली हमने, जो भी हो 200, 250, 300, 400, इनके साथ नॉर्मलाइजेशन करके आपको रिजल्ट बनाना। फिर इसमें जो भी बाहर हों वो भले बाहर हो जाएं, क्योंकि आपको 3 गुना लेना है, और फिर उन लोगों की इंटरव्यू की लिस्ट जारी होगी और फिर उनका इंटरव्यू हो, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो केस कहा गया है इसका मीनिंग यही है। अब इसमें एक और पैरा पे आते हैं। इट इज नीडलेस टू मेंशन हियर दैट दिस ऑर्डर शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ स्पेशली पिटीशन नंबर 5817/23। ये कह दिया गया कि पूरा जो निर्णय है आज का, वो पूरा का पूरा निर्णय जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP नंबर 5817/23 के ही अधीन रहेगा। क्योंकि वहां डिसाइड होना है, क्या डिसाइड होना है? वहां पर डिसाइड होना कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2 मेंस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, और इन्हीं सभी बिंदुओं पर तय होगा। तो यदि वहां से जो भी फैसला आता है वो फैसले जो होगा फैसला उसके अधीन ही ये फैसला रहेगा, ये माननीय न्यायालय ने कहा है। ओके, ये स्पष्ट किया हुआ है माननीय न्यायालय ने। अब इससे बहुत सी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि अब क्या होगा, क्या हो सकता है, ये चीजें हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। ओके, अब हम वापस से जाते हैं पैरा नंबर 24 और 25 पे। ओके, अब हम आते हैं पैरा नंबर 24 एंड 25। पैरा 24-25 में स्पष्ट कर दिया गया कि 10,767 के साथ ना बना के कितना बनाना था, और क्या डायरेक्शन दिया गया 1918 का, किसके साथ में? स्पेशल मेंस में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ बनाना है। अब हुआ ये था कि 10,767 विद्यार्थियों के साथ में 767 के साथ जब नॉर्मलाइजेशन किया गया 2721 का, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको उठाया गया कि जो पहले डिस्क्वालीफाइड थे मेंस के रिजल्ट में 8,894, इसमें से जो हमने एक अनुमानित संख्या निकाली है एनालिसिस के बाद, 210 विद्यार्थी जो थे ये चयनित हो गए थे, ये नहीं होना चाहिए थे। ये लोग कौन थे? ये हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे, हमारे बेटू थे, है ना। तो ये जो बेटू थे 210, ये लोग सिलेक्ट हो गए और इन्होंने पतली गली से
इन्हें कर लिया चुपचाप से रीमेंस का ग्रुप लेफ्ट करके। इन्हें कहा भागो यहाँ से, बढ़िया मौका मिला है इंटरव्यू का, ये बात किसी को भनक नहीं लगना चाहिए। अगर ये लोगों को पता चल गया तो ये कोर्ट में फिर चले जाएंगे कि फेल वाले लोग कैसे इसमें इंटरव्यू में आ गए। और हमने कहा था कि चाहे कोई भी हो, गलत तो गलत होता है। अगर आप गलत करेंगे, गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, हम गलत का विरोध करते हैं, सही का कभी विरोध नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग सिलेक्ट होके और ये लोग चले गए आराम से इंटरव्यू, बढ़िया आराम से इन्हें फर्स्ट क्लास तरीके से अपनी तैयारी करी, मॉक इंटरव्यू दिया, ब्लेजर खरीदा और बढ़िया से सब कुछ चलने लगा। लेकिन जब ये 398 बाहर हुए, इन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, हम बाहर हो गए। जो चिल्ला रहे थे अभी तक कि हमारा इंटरव्यू लो सारी चीजें, और हम बाहर हो गए, और ये जो कह रहे थे कि रीमेंस करवाओ, और इसमें से 210 सिलेक्ट हो गए। लेकिन चिंता मत करो, हमारी निगाह पे थे, अब हमारे अपने लोग थे, घर के लोग थे, तो हमने कहा भाई घर वापसी तो तुम्हारी करवाएंगे। सो पैरा नंबर 24 और 25 से एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो 210 लोग हैं जो पहले सिलेक्ट हो गए थे, ये 210 जो पहले 8894 में से थे, और ये लोग जो अभी सिलेक्ट हो गए थे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, इनकी क्या होगी अब, घर वापसी। क्या होगी, घर वापसी। तो मैं आप सभी साथियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि इनकी घर वापसी में पूर्णतः सहयोग करते हुए इनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया जाए। कोई कमी नहीं होना चाहिए। अपने लोग थे, रास्ता भटक गए थे। कहा जाता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, ठीक है। रास्ता भटक गए थे, आ गए वापस। माननीय न्यायालय ने इनको सही रास्ता दिखा दिया कि बेटा रीमेंस की लड़ाई लड़ो। अभी जिस जो सही था वहाँ गलत तरीके से तुम एंट्री कर गए, चुपचाप से आराम से तुमने क्या किया है ना, क्या किया, चुपचाप से चले गए, इंटरव्यू की तैयारी करने लगे। बताया तक नहीं यार, कम से कम बता तो देते एक बार कि सिलेक्ट हो गए हो भाई। हमें तो पता चल गया था तुम्हारा कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, पर तुम बता देते एक बार तो हमें खुशी होती कि चलो तुमने बता दिया, सूचित कर दिया। और तो और देखिए आप, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई लोग सिलेक्ट हुए जो मतलब संपर्क में थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनसे कहा गया कि अपना रोल नंबर दे दो, तो उन्होंने रोल नंबर तक नहीं दिया। ये डर था उनके अंदर कि रोल नंबर दे दिए तो पता नहीं कोर्ट में ना चले जाएं और पता नहीं क्या क्या करेंगे हमारे साथ में, ठीक है। इसलिए चुपचाप से इंटरव्यू देना चाहते थे। अब इनकी घर वापसी हो गई है। सो अब इनडायरेक्टली हम यदि समझना चाहें कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए वो उसको और क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो अब मैं इस जजमेंट है उसके आधार पर एक मैं अपना जो है एनालिसिस वो आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है इसमें। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये मेरे अपना स्वयं के विवेक के आधार पर विश्लेषण है और मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बस वो बता रहा हूं। बाकी जैसा हो सकता है वो कोर्ट का जजमेंट का विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका निर्णय लेगा। लेकिन हम अपना एनालिसिस के अनुसार बता दें तो अब इससे दो तीन चीजें क्लियर हो गई हैं। पहला पॉइंट ये हो गया है कि 1918 प्लस जो संख्या x होगी, इनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, एक फ्रेश मेंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा जैसा कि कोर्ट ने कहा है। तो इससे एक चीज और स्पष्ट हो गई, क्या हो गई कि जो 18/5/2023 को जो रिजल्ट जारी किया गया था मेंस एग्जाम का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये क्या होगा, ये रिजल्ट रद्द हो सकता है या होगा। ओके, तो जब 18/5/2023 का जो रिजल्ट था जिसके आधार पर लगभग 1983 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था, तो जब ये रिजल्ट ही नहीं रहेगा तो फिर 1983 जो इंटरव्यू के लिए चयनित हुए इनका अस्तित्व का आधार क्या होगा, इनका अस्तित्व का आधार क्या होगा।
इनके अस्तित्व का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा? भाई एमपीपीएससी का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले प्री में सिलेक्ट, प्री में जो सिलेक्ट होंगे वो मेंस देंगे, जो मेंस में सिलेक्ट होंगे वही तो इंटरव्यू पहुंचते हैं या सीधा प्री से उठा लेते हैं। यही तो प्रोसीजर है। मेंस का रिजल्ट आता है, मेंस में जितने लोगों के रोल नंबर होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जब 18/5/2023 का रिजल्ट को ही गलत बता दिया गया कोर्ट के द्वारा और ये कहा गया कि आपको ऐसा रिजल्ट बनाना है, तो 18/5 का रिजल्ट रद्द होगा, तो उसके आधार पे जो इंटरव्यू चल रहे थे इनका अस्तित्व का आधार क्या रहेगा? ये स्वतः ही रद्द होंगे। जो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि जब ये रिजल्ट रद्द है तो इनके अस्तित्व का कोई आधार ही नहीं बचा है, तो ये भी रद्द, जो इंटरव्यू हो गया वो 0 घोषित होना चाहिए मेरी समझ के अनुसार। बाकी विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें निर्णय अपना लेगा, जो भी होगा। ठीक है, तो इनका कोई आधार नहीं, तो जितने भी इंटरव्यू वर्तमान में हो गए हैं वो क्या होंगे? शून्य घोषित हो सकते हैं। फिर पुनः रिजल्ट की एक नई लिस्ट जारी की जाएगी मेंस की, उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए उनको रखा जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। एक तो लगभग 200 लोगों के जो हमारे अपने लोग थे उनकी घर वापसी होनी है, और नॉर्मलाइजेशन जो होगा एक्स लोगों के साथ में 1918 का, उनमें से भी लोग बाहर होंगे। अब वो कौन होंगे ये तय किया जाएगा कि कौन बाहर होंगे, उसमें वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया है। तो उनकी वापसी भी होगी और हमारे अपने लोगों की भी घर वापसी होगी। उसके बाद जो संख्या होगी उनका फिर इंटरव्यू होगा। ऐसा इस जजमेंट के अनुसार होगा, होना चाहिए। जो इसका विश्लेषण निकलता है लास्ट में, वो यही विश्लेषण निकलता है। लेकिन सवाल अभी हैं हमारे, वो कहीं नहीं गए हैं। वो सवाल ये हैं, आइए ओके। सवाल हमारा पहला है आपसे कि जो 34 कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इनकी मेन पिटीशन थी 4783, अलाउ किया गया है इनको, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था आज के थंबनेल में, कि क्या एमपीपीएससी 2023 का 19 का 13 जनवरी को जो रिजल्ट है क्या वो रद्द हो सकता है? क्या फिर से प्री का रिजल्ट आएगा? यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो 34 कैंडिडेट्स थे, ये 34 कैंडिडेट्स सबसे पहले किस में सिलेक्ट हुए थे? 20 दिसंबर 2020 का जो पहला प्री का रिजल्ट था, फर्स्ट प्री रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट था ये किस नियम पर आया था? ये आया था आपके 17 फरवरी 2020 के नियम पर। और इस 17 फरवरी 2020 के नियम को WP 542/2021 में 7 अप्रैल 2022 को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इन 17 फरवरी के रूल्स को क्या कर दिया? अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दिया। अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दिया। ओके, जब इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया तो इसके आधार पे जो रिजल्ट बना था 20 दिसंबर का वो खत्म हो गया था। एमपीपीएससी ने भी 10 अक्टूबर को उसको खत्म कर दिया था, 13 जनवरी को भी खत्म कर दिया था उसका। तो ये लोग जो 34 थे ये प्री में कब सिलेक्ट हुए थे? 20 को, ठीक है, 20 दिसंबर 2020 सॉरी 20 दिसंबर 2020 को सिलेक्ट हुए थे। फिर दूसरा प्री का रिजल्ट कब आया? 10/10/2022 को। उस 10/10/2022 के प्री के रिजल्ट में ये 34 कैंडिडेट्स क्या हैं? डिस्क्वालीफाइड हैं। क्या हैं ये? डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? माइग्रेशन लागू हुआ, और माइग्रेशन लागू होने से यूआर की फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ था वो 72 क्वेश्चन हो गया 71 से बढ़ के। इससे क्या हुआ था? प्री में 308 लड़कियां बाहर हो गई थीं। इन 308 लड़कियों में 34 लड़कियां वो थीं जो कि 1918 में चयनित हो चुकी थी, यानी कि मुख्य परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन जब माइग्रेशन के बाद रिजल्ट जारी किया गया 10/10/2022 को, तो इसमें प्री में क्या हो गई? फेल हो गई, यानी कि एक क्वेश्चन कम होने की वजह से प्री में पास नहीं हो पाई। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जजमेंट के बाद
10/10/2022 के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया उस जजमेंट में जिसमें रीमेंस का डिसीजन लिया गया था। ठीक है, तो जब 10/10 का रिजल्ट रद्द कर दिया तो कोई प्री का रिजल्ट ही नहीं बचा। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या किया गया, 13/1/2023 को एक नया रिजल्ट प्री का जारी किया गया जिसको हम जानते हैं सेकेंड प्री रिवाइज रिजल्ट। तो सेकेंड प्री रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया, तो ये रिजल्ट भी 542 की याचिका नंबर जो थी उसके अधीन अनुसार जारी किया गया, यानी माइग्रेशन लागू रहा, इसमें भी जारी रहा। तो ये जो 34 कैंडिडेट्स थे, ये 34 कैंडिडेट्स इसमें भी क्या रहे, डिस्क्वालिफाइड रहे। क्या रहे, डिस्क्वालिफाइड रहे। ओके, तो जब ये लोग यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड रहे तो ये अभी प्री में तो क्वालिफाइड हो ही नहीं पाए। अब सवाल यहाँ पे यही तो मेरा बन रहा था कि ये 34 कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू कराने के लिए माननीय कोर्ट ने कहा है आपसे, लेकिन एमपीपीएससी की प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले तो आपको इनको प्री में पास करना होगा। ठीक है, आपके प्री के रिजल्ट जो थे 20/12/2020 खत्म कर चुके हो आप। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्री का रिजल्ट था 10/10/2022। ठीक है, फर्स्ट प्री रिजल्ट, सेकंड प्री रिजल्ट एंड थर्ड प्री रिजल्ट जो था आपका 13/1/2023। ये रिजल्ट है, ये 7 अप्रैल के जजमेंट के अनुसार जिस नियम पे था, इसलिए क्या हो चुका है, रद्द हो गया है। इस रिजल्ट को माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा रद्द कर दिया गया 29 नवंबर 2022 को। ये भी क्या हो चुका है, रद्द हो गया है। 13/1/2023 का रिजल्ट वर्तमान में अस्तित्व में है, लेकिन समस्या ये है कि जो 34 कैंडिडेट्स हैं वो इसमें क्या हैं, डिस्क्वालिफाइड हैं। क्या हैं, डिस्क्वालिफाइड हैं, पास ही नहीं है इसमें। तो इनका इंटरव्यू कैसे कराओगे? तो अगर इनका इंटरव्यू कराना है तो आपको क्या करना होगा, एक फ्रेश मेंस का रिजल्ट जारी करना होगा। ये मेरी तरफ से एक सलाह भी समझ लीजिए। माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग विधि विशेषज्ञों से सलाह ले ही रहा है, कभी कभी हम विद्यार्थियों को भी देख लिया करें, है ना, शायद वो गलतियां ना हो जो गलतियों के लिए आज आलोचना माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपको पता था कि नॉर्मलाइजेशन ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, उसके बावजूद आप रिट अपील में क्यों नहीं गए, आपको जाना चाहिए था। ओके, सो यहाँ पे 13/1 के रिजल्ट में 34 जो लड़कियां हैं ये क्वालिफाइड नहीं है प्री में, और अगर इनके बिना प्री में क्वालिफाइड किए हुए अगर आपने डायरेक्ट इंटरव्यू करवा लिया, ठीक है, इधर आप इनका डायरेक्ट यदि इंटरव्यू भी करा लेते हैं और इधर आप कह रहे हो कि आपने 542 भी लागू कर दी, याचिका नंबर 542/2021, यानी आपने माइग्रेशन भी लागू कर दिया आपने, तो उस माइग्रेशन के तहत आपने, ठीक है, इनको बाहर होना था, बल्कि आपने इनको इंटरव्यू कराने के लिए आपने जारी कर दिया, और बिना प्री के आपने यदि इनका इंटरव्यू करा लिया, तो ये तो ऐतिहासिक चीज बन जाएगी। हालांकि ऐतिहासिक काम करने की आपकी आदत है, मैं इस बात से अवगत हूं। ऐतिहासिक चीजें होती हैं जो नियमों में ही नहीं है, वो चीजें होती हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस में कहीं पर भी 2 कट ऑफ बनते हों, जहां 87-13-13% जैसे फॉर्मूले लग रहे हों, जहां डिप्टी कलेक्टर के 2 कट ऑफ जाते हों, जहां 2 अलग अलग पेपर होते हों, ऐसे इतिहास तो कहीं नहीं है ना। तो यहां यदि प्री में बिना पास किए हुए इंटरव्यू करा लिया तो ये भी एक ऐतिहासिक चीज हो जाएगी हिसाब, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले लिखा था कि क्या प्री का रिजल्ट रद्द हो सकता है, तो यहां संभावना व्यक्त की जा रही है, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अनुसार, कि हाँ प्री का, क्योंकि इन 34 को तो पास कराना है, और इन 34 को पास कराने के लिए आपको फ्रेश रिजल्ट जारी करना पड़ेगा प्री का। आप जब प्री का रिजल्ट फ्रेश जारी करेंगे
तभी ये पास होंगी, उसके बाद में फिर आप आगे की प्रोसेस बढ़ाएंगे। अब सवाल यहां पे एक और बन रहा है, सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन ये बन रहा है कि यदि आपके द्वारा फ्रेश, नया, न्यू, एकदम नया, बिल्कुल मार्केट में अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ, वो नया रिजल्ट आपके द्वारा प्री का जारी किया जाता है, जिसको हम चौथा रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को आप किस नियम के तहत जारी करोगे, किस पिटीशन के तहत जारी करोगे? 542 के तहत यदि आप जारी करते हैं, 542/2021, चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने कहा है 542 का पालन करना है, डब्ल्यूए में भी कहा है, और 542 के अधीन यदि आपको माइग्रेशन लागू करना है, और आपको माइग्रेशन लागू करना है, तो फिर आपका सीधी सी बात है, रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे, वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो अंदर आएंगे, और जब वो अंदर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ेगा, और जब यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ेगा तो ये लोग बाहर होंगे, ये लोग बाहर होंगे कट ऑफ के। तो सामंजस्य कैसे बनाओगे, किस नियम पे करोगे? या चूंकि कोर्ट ने कहा है कि 542 को फॉलो करना है आपको, हर कोर्ट ने कहा है, यदि आप 8750 को लागू करते हैं तो इट मीन्स कि आप माइग्रेशन को लागू नहीं करेंगे, तभी तो ये पास हो पाएंगे 34 लोग, क्योंकि ये लागू होगा, माइग्रेशन हटा दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है पुरानी वाली स्थिति पे आ जाएंगे। पुरानी वाली स्थिति में 34 प्री में पास थी, लेकिन ये आप लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 542 के अकॉर्डिंग करवाया जाना है। तो आप क्या करोगे? इनके इंटरव्यू यदि करवाना है तो आपको क्या करना है, ये अब आपको सोचना है। सारी स्थितियां रख दी आपके सामने हमने, बट ये जरूर बता दिया आपको कि इनको पहले प्री में पास जरूर करवा देना। देखो ये तो नियम है, नहीं तो सवाल उठेगा, सवाल उठेगा, हम आएंगे आपके दरवाजे पे, आएंगे आपसे पूछेंगे ये चीज कि साहब प्री में पास किए बिना इंटरव्यू हमारा भी लीजिए आप, सवाल उठेगा ना, इसलिए ये प्रक्रिया जरूर अपनाई जाए। सेकंड सवाल, ठीक है, मेरा अपना खुद का विश्लेषण है, ठीक है, कोर्ट का जजमेंट मैंने बता दिया है सब कुछ, अब मैं ये अपना आपको बता रहा हूं। सेकंड सवाल है कि 1918 को कोर्ट ने कहा है, वो तो करना ही है आपको, ठीक है, 1918 के साथ में आपको एक्स कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे, इनके साथ आपको रिजल्ट बनाना है और फिर इंटरव्यू कराना है। अब बात ये आती है कि 1918 जो अब कंटिन्यू करेंगे, ये 1918 किस रिजल्ट में पास हुए थे? 31/12/2021 के रिजल्ट में पास हुए थे। किस में हुए थे? 31/12/2021 के 2021 के रिजल्ट में कौन पास हुआ था? 1918 पास हुए थे। 1918 पास हुए थे तो ये किस नियम पर हुए थे? 17 फरवरी 2020 के नियम पर, जिसको माननीय हाई कोर्ट क्या कर चुका है? अल्ट्रा वायर्स घोषित कर चुका है, संवैधानिक घोषित कर चुका है। डबल बेंच क्या कर चुका है? इसको असंवैधानिक घोषित कर चुका है। तो जब ये नियम ही असंवैधानिक घोषित हो चुके हैं तो इन नियमों पर बना हुआ रिजल्ट जो है वो संवैधानिक कैसे होगा? सवाल मेरा ये है, ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क इस बात का है हमारा कि यदि 1918 को आप कंटिन्यू रखते हुए चलते हैं और 31/12 का रिजल्ट जीवित होता है, जो कि 17 फरवरी 2020 के नियम पर है, जिसको माननीय हाई कोर्ट याचिका नंबर 542/2021 में 7 अप्रैल 2022 को डबल बेंच कह चुकी है कि ये नियम असंवैधानिक हैं, ये लागू नहीं हो सकते हैं, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकते हैं, आपको माइग्रेशन भी देना है।
और भूतलक्षी से लागू भी नहीं कर सकते, इसलिए आप अनअमेंडेड सिविल सर्विस रूल 2015 से परीक्षा करवाएं, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है। क्लियर? तो सवाल उठता है 1918 को फिर आप कैसे वैलिडिटी प्रदान करेंगे, ये किससे सिलेक्ट हुए थे? दो सवाल हो गए मेरे, पहला 34 को कैसे करोगे, दूसरा सवाल 1918 का क्या होगा, और तीसरा सवाल, तीनों कैटेगरी जो हैं तीनों इंटरव्यू के लिए हैं, ठीक है, 34 भी हैं और 1918 भी हैं। और थर्ड क्वेश्चन, माय थर्ड क्वेश्चन इज दैट, और तीसरा प्रश्न है मेरा कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि 1918 प्लस जो 2721 में क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे मेंस में, पास होंगे मेंस में, और उनकी संख्या हमने क्या मानी है, x, इनका नॉर्मलाइजेशन करना है। किसका करना है, इनका नॉर्मलाइजेशन करना है। क्लियर? सो इनका नॉर्मलाइजेशन करने को कहा। अब सवाल यहां से खड़ा होता है कि जो संख्या है x, जो 2721 में से तय होनी है, जो भी संख्या हो वो तय कैसे करोगे। प्रश्न ये है कि कैसे संख्या का निर्धारण होगा। संख्या का निर्धारण, किस संख्या का, x संख्या का निर्धारण कैसे होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो 2721 विद्यार्थी हैं और इसमें से जो भी x पास होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि इनके लिए किसी भी प्रकार की सीट का विभाजन नहीं किया गया है। क्या नोटिफिकेशन में या किसी रूल में यह तय कर दिया गया है कि एमपीपीएससी की 2019 की वैकेंसी जिसकी संख्या 571 है, उस 571 में से एक संख्या जिसको हम नाम देते हैं ए, कोई संख्या है ए, वो इनको आवंटित होगी। क्या प्रोसीजर है एमपीपीएससी का? माननीय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है कि मुख्य परीक्षा में वो विद्यार्थी चयनित होने के पश्चात, ठीक है, मुख्य परीक्षा में जितनी सीट्स होंगी उसका 3 गुना विद्यार्थी चयनित होंगे इंटरव्यू के लिए। सो 2700 में से, ठीक है, 3 गुना कैसे निर्धारित करोगे साहब? आप 3 गुना कैसे निर्धारित करोगे? यहां पे जो एक संख्या पास होगी जिसके साथ आपको नॉर्मलाइजेशन करना है, इस संख्या का निर्धारण आप कहां से करोगे? ये तो बताओ आप, ये संख्या कहां से आएगी? क्या आपने आवंटित कर दिए कि 571 में से 150 पद जो हैं वो किसको मिलेंगे? 2721 को। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लो, उसमें क्या है, घर की बात है। 2721 के लिए यदि हम पदों का निर्धारण कर दें कि 100 पद हैं, कितने हैं? 100 पद जो हैं वो किसके लिए हैं? ये हैं अपने जो अपने भाई बंधु हैं स्पेशल मेंस वाले। स्पेशल मेंस वाले जो भाई बंधु हैं इनके लिए कितनी 100 सीटें दी गई हैं। सो अगर इनको 100 सीटें दी गई हैं तो 100 सीटों का सीधा सा इंटरव्यू में कितना, 3 गुना लेते हैं, तो 300 भाई बंधु सिलेक्ट होंगे। कितने होंगे? 300 भाई बंधु होंगे 2721 में सिलेक्ट। तो कट ऑफ जो बनाएंगे वो कैसे बना लेंगे कि 3 गुना लेना है, तो 300 विद्यार्थियों तक जो कट ऑफ बनेगा वो बन जाएगा, बाकी के बाहर हो जाएंगे। बट प्रश्न तो ये है कि ये जो 100 पद हैं ये दिए कहां गए हैं? क्या माननीय हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 को याचिका नंबर 542/2021 के जजमेंट में यह कहा था कि आप इन बच्चों को जो आएंगे माइग्रेट होने के पश्चात, इनके लिए किसी भी प्रकार का पदों का विवरण दें या इनके लिए अलग से पद बनाएं।
क्योंकि चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने WA में ऑनरेबल सिंगल बेंच के जजमेंट में 29/11/2022 का जो जजमेंट है, या माननीय अभी वर्तमान में जो 4783 का जजमेंट आया है, उसमें ये तो कहा गया है क्या कि 542 को फॉलो करो, 542 को फॉलो करो। 542 क्या कह रहा है? 542 ने क्या कहा है कि जो माइग्रेट होके बच्चे आएंगे इनके लिए आप पद अलग से करेंगे, उसका 3 गुना लेंगे। ऐसा तो कहा ही नहीं है। तो जब ऐसा कहा नहीं है तो आप इनके साथ में इनका नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे? संख्या का निर्धारण कैसे करोगे? कितने बच्चे होना चाहिए? सवाल तो उठेगा ना। बाद में आप जो कुछ भी करें, हमें पता है कि ताम झाम करके कुछ ना कुछ कर लोगे, गलत सही जो होगा फिर बाद में देखा जाएगा, कोर्ट में देखा जाएगा बाद में फिर से। लेकिन लीगल प्रोसीजर के तहत आप इनको कैसे कर लोगे? क्या आप स्पेशल मेंस वालों के लिए संख्या निर्धारित करोगे क्या पदों की? कितने पद जो हैं वो इनके हैं। जैसे आपने 87-13% फॉर्मूले में कर दिए हैं कि भाई 13% के इतने पद हैं, ना तुम 87 में जाओगे ना 87 वाले तुम्हारे घर पे आएंगे चाय पीने, तो चाय पिलाने का झंझट जो है वो खत्म ही है। ओके, अपने अपने घर रहिए, व्हाट्सएप से हाय हेलो वहीं से चाय भेज दीजिए, इमोजी से आजकल काम चलता है, वहीं से भेज दीजिए। ये तो उस फॉर्मूले में कर दिया है। बट क्या यहाँ पे उस फॉर्मूले के अलावा 2721 के लिए भी पदों का निर्धारण किया गया है क्या? कैसे निर्धारित करोगे साहब? ये जो खिचड़ी है ना 2019 की, बीरबल से भी ज्यादा तगड़ी खिचड़ी है ना। 3 साल बर्बाद कर दिए हमने इसमें। आसान नहीं है हेरा, और एक किसने फंसाया है पूरी दुनिया को पता है, किसके माध्यम से क्या हुआ है। ठीक है ना। आइए, ये मेरे 3 सवाल थे सिंपल से। ठीक है, क्या 3 सवाल थे? पहला सवाल क्या था? 34 को इंटरव्यू में शामिल करने से पहले प्री में पास कराने के लिए क्या प्री का एक सेपरेट रिजल्ट जारी होगा? सवाल नंबर दूसरा कि जो 1918 हैं, ये जो चयनित हैं वो 31/12/2021 के रिजल्ट पर हैं, जो कि 17 फरवरी 2020 के रिजल्ट रूल पर जारी हुआ था। क्या ये, जिसको माननीय हाईकोर्ट डबल बेंच में अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर चुका, तो क्या ये जारी हो सकता है? तीसरा, जो स्पेशल मेंस है, स्पेशल मेंस में जो 2721 विद्यार्थी थे, इनमें से जो कैंडिडेट पास होंगे, एक्स कैंडिडेट, इनके साथ नॉर्मलाइजेशन करना है। तो ये एक्स कैंडिडेट की संख्या जो होगी वो कैसे निर्धारित करोगे? कितनी संख्या है? ये 3 प्रश्न मेरे हैं। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन प्रश्नों के उत्तर बहुत शीघ्र हमको प्रदान करेंगे। सो फाइनली कंक्लूजन हमारा क्या निकल रहा है इसमें? ये कि क्या ये स्थिति होगी, क्या क्या हो सकता है। इनडायरेक्टली 18/5/2023 का रिजल्ट तो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर सीधी सी बात, अगर वो रद्द होगा तो उसके ऊपर जो भी इंटरव्यू होगा फिर वो भी रद्द होंगे। ठीक है, काफ़ी लोग जो हमारे घर वापसी वाले सदस्य होंगे, हो सकता है उन लोगों के भी इंटरव्यू हो गए होंगे तो उनकी घर वापसी होगी, सम्मान सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, लेकिन आपको बता दूं, घर वापसी वाले हमारे जो सदस्य होंगे वो भी नहीं बैठेंगे, वो भी कोर्ट में जाएंगे, घर वापसी वाले सदस्य हमारे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम जान लेते हैं कि इसमें जो है एडवोकेट अंशुल तिवारी सर, जो कि लगभग में 100 से 150 बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पिटिशनर के वकील थे, जो 398 में बाहर हो गए थे, उनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे, और उन्होंने पूरी प्रक्रिया में ये बात रखी। और मैं ये मतलब उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, भले वो उन्होंने किसी भी मुद्दे पे गए हों, बट उन्होंने एक सही प्रोसीजर पर लाने के लिए बात रखी थी वहाँ पे। और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण जो बातें रखी हैं कि एक तो वो जो जस्टिस नंदा दुबे मैम का जजमेंट था 29/11/2022 का, उसका पालन नहीं किया गया, करना क्या चाहिए था, किया क्या है, ये बहुत अच्छा बिंदु उन्होंने रखा।
दूसरा उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी उठाया। वो बात अलग है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज हो चुकी थी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है इसलिए उसको रीओपन नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से जजमेंट का हवाला देते हुए इस बात को रखा कि सब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो सकता है। ये बात उन्होंने रखी थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय श्री रामेश्वर ठाकुर सर का भी, जिन्होंने हम लोगों की तरफ से इसमें इंटरवीन किया था। मुझे अच्छे से याद है कि जब ये केस की सुनवाई चल रही थी और मैं इसमें बराबर नोटिस कर रहा था, हमारे साथी लोग नोटिस कर रहे थे सारी चीज़ें, तो जब मैंने रामेश्वर सर को कॉल लगाया रात को, तो रात को मुझे याद है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने कॉल लगाया होगा उनको, और मैंने कहा सर इसमें कल सुनवाई है और इसमें हमको इंटरवीन करना है और माननीय कोर्ट के सामने सही तथ्यों को रखना है कि इसमें अभी तक हुआ क्या क्या है, पूरी प्रक्रिया को बताना है। और उन्होंने रात को 2 बजे तक कॉल पे बात करते करते चीज़ों को समझते समझते, और उन्होंने पूरी जो इंटरव्यू थी आईए को उन्होंने तैयार किया। तैयार करने के बाद में सुबह उन्होंने लगाई और उसके बाद फिर आर्गूमेंट हुए। आर्गूमेंट में उन्होंने पूरा कोर्ट में इसका विवरण दिया। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रातों रात जो है एक कॉल करने के पश्चात ही उन्होंने इसको लगाया। तो मैं आपका भी पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप परीक्षा को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम छात्रों की तरफ से आपने वहां पे कोर्ट में बात रखी थी। यहाँ पे एक हमारे पास में लीगल एक्सपर्ट हैं अंशुल तिवारी सर, जो कि इसके एडवोकेट भी रहे हैं, और हमने उनसे निवेदन किया कि इसमें लीगलिटी क्या पॉइंट हैं और जो हमने अपने तरीके से समझाएंगे, आप भी एक अपना व्यू बता दें। तो हम उनका एक वीडियो संदेश आप तक पहुंचाते हैं जो उन्होंने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है इस केस का, और इस वीडियो के संदेश के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है, क्या होने वाले हैं। अगस्त को वैशाली वाधवानी प्लस अदर कनेक्टेड पिटीशंस को पार्टली अलाउ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को वैशाली वाधवानी प्लस अदर कनेक्टेड पिटीशंस को पार्टली अलाउ करते हुए जो कोऑर्डिनेट बेंच में जो जजमेंट हुआ था मनु सक्सेना और हर्षी जैन वाले केसेस में, उनको फॉलो करते हुए एमपीपीएससी को डायरेक्ट किया है कि जो पुराना मेंस का रिजल्ट है जिसमें 1918 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे, प्लस जो स्पेशल मेंस के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो अराउंड 2700 समथिंग है, उसमें जो भी क्वालिफाई होंगे कैंडिडेट्स अराउंड 300-400 समथिंग जो भी फिगर हो सकता है XYZ, तो 1918 स्टूडेंट कैंडिडेट्स प्लस वो 300 या 400 जितने भी हैं उनको मर्ज करके फिर उन सभी को नॉर्मलाइज करते हुए एक फ्रेश लिस्ट मेंस के लिए मेंस की जारी करी जाएगी। और वो यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं और आगे संदेश प्ले करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सर ने बोला है उसको आप लोगों ने समझा होगा। सर ने क्या बोला है? सर ने बोला है कि 1918 प्लस जो 2721 में संख्या उन्होंने, जो मैंने जिसको एक्स संख्या नाम दिया है, उन्होंने उसको क्या कहा, जो भी संख्या हो 200, 300, 400, उस संख्या के साथ में नॉर्मलाइजेशन करके, ठीक है, क्या करना है, एक मेंस का फ्रेश लिस्ट यानी कि मेंस का एक फिर से नया रिजल्ट जारी करना होगा। ये उन्होंने स्पष्ट तरीके से इसमें कहा है। आगे सुनिए सर का संदेश। जितने भी हैं उनको मर्ज करके फिर उन सभी को नॉर्मलाइज करते हुए एक फ्रेश लिस्ट मेंस के लिए
मेंस की जारी करी जाएगी और वो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे। उस लिस्ट को बनाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं 23 अगस्त को। और इसके साथ साथ ये भी बोला है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि इस बेंच का जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के SLP जो कि 5817/2023 है उसके निर्णय के अधीन रहेगा। उसका नाम था दीपेंद्र अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को तो यहाँ पे एडवोकेट अंशुल तिवारी सर जो हैं हाईकोर्ट एडवोकेट, जो यहाँ पे लगभग में 150 से 200 बच्चों की तरफ से केस लड़ रहे थे, जिनको अलाउ किया गया है, पार्टी अलाउड हुई है इसमें, उनकी तरफ से ये संदेश था, वीडियो संदेश था और इस केस का विश्लेषण था, है ना, कि क्या होगा। तो उस विश्लेषण में उन्होंने क्या बताया है कि एक फ्रेश मेंस का रिजल्ट होगा। तो ये इनडायरेक्टली क्लियर हो गया कि 18/5 का रिजल्ट रद्द होगा, और जब 18/5 का रिजल्ट रद्द होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके आधार पर जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। ओके, मैं यहां से सभी विद्यार्थियों की तरफ से एडवोकेट अंशुल तिवारी सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर ये वीडियो संदेश भेजा। ये चूँकि लीगल वे में आपने बहुत सही तरीके से इसका सटीक 1.5 मिनट के अंदर आपने चीज़ें बता दी हैं, ये बहुत मायने रखती हैं और इससे काफ़ी लोगों के बहुत से डाउट जो हैं वो डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अदर कनेक्टेड पिटीशंस को पार्टली अलाउ करते हुए जो कोऑर्डिनेट बेंच अब वापस से आ जाइए। ये समझ में आ गया, इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ये। चलिए, अब इसके बाद ये तो सवाल हो गए 2019 पर, अभी आपकी सीरीज बाकी है। अभी इसमें 2019 MPPSC 2019 का जो मेन क्लाइमेक्स है अभी तो वो बाकी है। अभी आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी 2019 के बारे में अगले एपिसोड में मिलेंगी कि इसमें और कितने केस वर्तमान में पेंडिंग में हैं। एक SLP 5817/23 जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त को सुनवाई होने वाली है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे डिटेल में। इसके अलावा MPPSC 2019 के संबंध में जबलपुर हाई कोर्ट में कितने केसेस अभी पेंडिंग हैं और वो किन किन मामलों से हैं संबंधित और वो क्या क्या प्रभाव डाल सकेंगे। दूसरा, ग्वालियर बेंच में, माननीय हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में कितने केसेस जो हैं MPPSC 2019 के लगे हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इंदौर हाई कोर्ट में कितने केसेस लगे हुए हैं MPPSC 2019 के, क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा MPPSC 2020 में क्या होगा इसके संबंध में जबलपुर हाई कोर्ट और उसकी ग्वालियर बेंच में कितने केसेस लगे हुए हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा अभी MPPSC 2020 के परीक्षा पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा MPPSC 2021 के संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट, माननीय ग्वालियर बेंच में और इंदौर बेंच में कितने केसेस पेंडिंग हैं और उनका इस परीक्षा पे
अभी क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही एमपीपीएससी 2022 के संदर्भ में कितने केसेस एमपीपीएससी के जबलपुर हाईकोर्ट में, इंदौर बेंच में लगे हुए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। और इस पे अभी आपको जो मेन क्लाइमेक्स बचा हुआ है ना, वो सीरीज देखने को मिलेगी और पूरा सटीक वर्णन आपको मिलेगा और आपको ये मालूम चलेगा कि आप एमपीपीएससी के परीक्षार्थी हैं और कई चीज़ें जो आपको मालूम नहीं होंगी वो चीज़ें अब आपको मालूम चलने वाली हैं। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे इस बारे में, ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, समय नहीं मिल रहा था। अब चूंकि जब समय मिला है तो निश्चित तौर पर मैं आप चाहता हूं कि आपको पूर्ण तरीके से इसके बारे में विस्तृत रूप से एमपीपीएससी फाइल्स के माध्यम से इस सीरीज में आपको सारे एपिसोड में इसकी कहानी बता दी जाए। और ये यकीन मानना आप लोग जिनको ये लगता है ना कुछ नहीं होगा, एमपीपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये उन लोगों के लिए वीडियो होंगे और ये उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा था जिनको लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू चलने लगे अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनके मुंह पे तमाचा है कल का हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट। और अभी देखिए उसमें क्या क्या होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएंगे। अभी ठीक उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि कानून जो है, भारत में विधि का शासन है, विधि के अनुसार ही चीजें लागू होती हैं, उसी के अनुसार चलेंगी। इसलिए यकीन मानिए इस बात का कि आपको अभी आगे बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। आपको पता चलेगा कि क्या खेला चल रहा है। और ये खेला जो है हो सकता है 29 अगस्त को खेल दिवस पे एक तो आयोजित होगा, उसके आगे कितना खेला खेला जाएगा इसके बारे में भी विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे। इतना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।